है। अब चूंकि मैं एनसीईआरटी को एक एक चीज करके आपको बताऊंगा, इसलिए अब वैसे तो अब पूरा का पूरा पहला चैप्टर भूमिका ही है, बट फिर भी अब क्रूशियल है 11th क्लास की ज्योग्राफी, इसलिए चैप्टर्स छोड़ना ठीक नहीं है। तो अब तक अगर आप एनसीईआरटी बुक के लेआउट को देखोगे तो एनसीईआरटी में ज्योग्राफी को एज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस सिलेबस पढ़ाया गया है। अब यहाँ पे ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन की तरह आप पढ़ोगे। तो अब तक हम लोग बहुत सारे फिनोमेना समझ चुके हैं ज्योग्राफिकल नेचर के। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी को एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, इस किताब की भाषा में बोला जाए, हालांकि एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हम लोग बहुत पहले से देख चुके हैं। जब बात करते हैं ज्योग्राफी के एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे हम तीन चीजों की बात करेंगे। एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, इसके साथ साथ जो ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं इस फिजिकल एनवायरनमेंट पे, और ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ है और ह्यूमन एक्टिविटीज जब मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरैक्टिव रिलेशनशिप करते हैं तो उससे जितने भी तरीके के मैनिफेस्टेशंस निकलते हैं वो सब ज्योग्राफी में पढ़े जाते हैं। और इतने मैनिफेस्टेशंस निकलते हैं जो कि एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी में कवर करने मुश्किल है। ओके, अब यहाँ पे A pertinent question you can ask at this stage is why should we study geography? हम ज्योग्राफी को पढ़ें क्यों? तो बहुत सिंपल सा जवाब है, देखिए हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं वो सराउंडिंग हमारी जिंदगियों को अफेक्ट करती है बहुत तरीकों से। ओके, जो भी हमारे चारों तरफ रिसोर्सेज हैं हम उनको यूज करके हम जीते हैं। तो चारों तरफ एयर है, उस एयर को सूंघते हैं, पानी है, उस पानी को पीते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हो गई जो हमको चाहिए ही चाहिए। पौधे हैं, उन पौधों से हमको खाना मिल जाता है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम लोग नॉनवेज के शौकीन हो गए तो वो नॉनवेज जो हम खाते हैं वो भी तो वही पौधे खा के जिंदा है। तो कुल मिला के जो बेसिक एनर्जी वो पौधे से आ रही है और सारी की सारी एनर्जी सन से आ रही है। तो सन भी एक रिसोर्स है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ और रिसोर्सेज होते हैं जैसे मिनरल्स का खनन, उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजों का इस्तेमाल मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, वो केवल उन प्लांट्स और एनिमल्स को खाते थे जिनसे उनका खाना पूरा हो जाता था। जैसे जैसे समय बीता हम लोगों के पास वो टेक्नोलॉजीज आ गई कि हमने फूड को थोड़ा रिफॉर्म्ड फॉर्म में कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो पहले क्या करते थे, जानवर को मारा सीधे ही खाने लगे, समझ में ही नहीं आया प्रिमिटिव आदमी को करे क्या। फिर प्रिमिटिव आदमी को फायर दिखी तो भैया खाने को पका के खाने लगे। अब तो आप चिकन को लेके 4 घंटे मैरिनेट करते हो, उसके उसको पकाते हो, 10 तरीके की मटन की डिशेज आ गई हैं। तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ, टाइम के बढ़ने के साथ साथ, कहने का मतलब ये है कि हमने अपने चारों तरफ के रिसोर्सेज के प्रयोग के जो फॉर्म है उनको बहुत बदल दिए हैं। तो लैंड, सॉइल, वाटर, ये सब चीजें हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार की यूज करते हैं। फूड हैबिट्स हमारी अलग अलग प्रकार की हो गई हैं। फिर हम लोग कपड़े भी अलग अलग प्रकार के पहनते हैं। गर्मी है तो भाई हल्के कपड़े पहने जाते हैं, काले नहीं हो, मतलब लाइट कपड़े पहने जाते हैं, लाइट कलर के। गर्मियां हैं तो भाई सर्दियां हैं तो ठंडे कपड़े पहने जाएंगे, काले कपड़े पहने जाएंगे जो कि वो सनलाइट गर्मी को ज्यादा खींचते हैं अपनी तरफ। फिर भाई हमारे नेचुरल रिसोर्स बेस में वेरिएशन है, हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में वेरिएशन है। तो यूएस में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री घाना में नहीं है। तो हम किस जगह पे रह रहे हैं, वहां पे कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहां का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा है, वहां के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल डेवलपमेंट कैसा है। तो एक पर्टिकुलर जगह पे ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि भैया उस जगह के लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से अपनी ज्योग्राफी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज्योग्राफी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगी। तो अलग अलग लैंड्स में डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स होंगे, वहां पे लोगों के रहने, खान पान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब का तरीका अलग होगा, तो वहां की ज्योग्राफी भी अलग अलग होगी। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल खान पान की मैं आपको सिंपल बात बताऊं, अगर आप प्लेन इलाके में आ जाओ, यूपी के बिल्कुल प्लेन इलाके में या बिहार के प्लेन इलाके में, तो वहां पे मच्छी खाने वाले लोग नहीं दिखेंगे आपको ज्यादा। आप ढाबों में भी जाओगे तो आपको चिकन मिल जाएगा, दाल रोटी मिल जाएगी। आप बंगाल में चले जाइए, तो बंगाल के जो बिल्कुल कोस्टल इलाके में जाओगे ना, तो वहां पे लोग 3 टाइम मछली ही खाते हैं, अलग अलग प्रकार की। तो मछली चावल या मछली रोटी, रोटी तो खैर नहीं खाई जाती है। तो अब ये जगह का चेंज हो गया भाई। जिस जगह पे जो चीज उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से ज्यादा अवेलेबल है, उसका कंजम्पशन नेचुरली बढ़ जाएगा अगर वो बेनिफिशियल है तो। तो ज्योग्राफी हमको क्या सुविधा देती है कि भैया जो डाइवर्सिटी हमारे चारों तरफ दिख रही है उसका प्रयोग करके हम पहली बात तो ये पता कर सके कि ये डाइवर्सिटी है क्यों। तो भैया अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगह पे, समय पे ये डाइवर्सिटी आती क्यों है, और उसके बाद उन डाइवर्सिटी का इस्तेमाल करके हम जान सके मैप बना के कि किस जगह पे क्या चीज है, और उन जगहों पे जो भी चीज है उनका इस्तेमाल करके उसको डिप्लॉय कर सके अपने कामों में। जैसे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर लीजिए, कंप्यूटर कार्टोग्राफी की बात कर लीजिए। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो गया कि आपके चारों तरफ जो भी डाटा अवेलेबल है उस डाटा को
यूज करके आप किसी एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बारे में पता कर सको। अब ये एक अलग ही प्रकार की टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। मतलब कि ज्योमेट्रिक डाटा, स्पैटियल डाटा मतलब ज्योमेट्रिक डाटा, जो 3D डाटा है आपके पास, जो उस जगह पे अवेलेबल है, उस डाटा का प्रयोग करके आपने एक सिस्टम में फीड किया और उसके बेसिस पे कुछ पैटर्न्स को स्टडी किया। इसको कंप्यूटर कार्टोग्राफी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। कंप्यूटर कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मतलब मैप बनाना, और मैप को कंप्यूटर की मदद से बनाना, तो वो हो गया कंप्यूटर कार्टोग्राफी। तो कंप्यूटर कार्टोग्राफी जीआईएस का एक छोटा सा पार्ट है। जीआईएस तो अब एक बहुत ब्रॉड फील्ड हो गया है, इसमें सैटेलाइट इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो किसी एक जगह पे, किसी एक फिजिकल सराउंडिंग में जो कुछ भी वहां की जियोलॉजी, और ज्योग्राफी जियोलॉजी में फर्क है। जियोलॉजी मतलब लैंड फॉर्म, तो जिस प्रकार का भी लैंड फॉर्म है, उस लैंड फॉर्म का एक मैप बनवाया, कंप्यूटर में फीड किया, एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन को निकाला, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको एनालाइज करके आपने कुछ डिसीजंस लिए कहीं पे। बेसिकली डेवलपमेंट के लिए इस तरीके के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो आज की डेट में डिप्लॉय किए जाते हैं, और ये सब किसकी वजह से संभव हुआ है? ज्योग्राफी की वजह से संभव हुआ है। ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारा घर है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई पृथ्वी केवल ह्यूमंस का घर है, बट ऐसा तो नहीं है। पृथ्वी जितने भी प्रकार के आपको आसपास जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे मिल रहे हैं, सबका घर है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई ह्यूमंस का कॉपीराइट इस पृथ्वी के ऊपर कि नहीं ह्यूमन ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप बाकी चीजें हटा दोगे ना तो ह्यूमंस जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। प्लांट्स नहीं रहोगे तो खाओगे क्या, ठीक है ना। तो पृथ्वी हर प्रकार के जो क्रिएचर्स, बिग स्मॉल स्पेशीज आपको चारों तरफ नजर आ रहे हैं, उन सब का घर है। अर्थ की अगर आप सरफेस की बात करोगे तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको पता है कि जो पृथ्वी की सरफेस है वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। फिजिकल फीचर्स में बहुत सारे वेरिएशंस है। तो कहीं आपको पहाड़ मिलेंगे, हिल मिलेंगे। पहाड़ ऊंचे भी हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। तो अरावली में जाएंगे तो उतने ऊंचे नहीं है, हिमालय में चले जाइए बहुत ऊंचे हैं भाई। वैलीज हो गई, तो कश्मीर वैली चली जाइए। वैली क्या होता है कि भैया ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, पहाड़ को आपने काटा या फिर ऐसे उठा, तो जब ये पहाड़ नीचे गया तो ये जो प्लेन इलाका आया, ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर नहीं है, तो ये जो पूरा इलाका बन गया, एक वैली बन गया। तो ऐसी वैलीज हैं भाई। वैली की टोपोग्राफी अलग ही होती है, पहाड़ों के बीच में होती है, तो सुहावना मौसम होता है, पहाड़ी इलाका होता है, रहने में भी मजा आता है। तो बहुत अलग अलग प्रकार के, मेरा कहने का मतलब है कि लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो हिल, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन। तो भैया अगर गैंगेटिक प्लेन्स लखनऊ आसपास के इलाके में रह रहे हो तो ये प्लेन्स है। थोड़ा आगे चले जाओ देहरादून साइड पे तो वहां पहाड़ पहुंच जाओगे। प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब पठार। तो भैया तिब्बतन एक प्लेट्यू, मतलब कि जैसे ये हो गया तो माउंटेन हो गया। कभी आप हाइट में गए और एक बड़ी सपाट जमीन आ गई और ऐसे हो गया, तो आप हाइट पे गए, सपाट जमीन आई, ऐसे हो गया, तो ये जो पोर्शन हो गया इसको आप बोलोगे प्लेट्यू, ठीक है। फिर ओशंस आपको पता ही है, झीलें आपको पता ही है, डिजर्ट्स, वाइल्डरनेस मतलब बिल्कुल ही जंगल में चले गए। तो बहुत अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म। अब बिल्कुल ही जंगल में मान लो आप गए, खूब सारे फॉरेस्ट है, तो उसको आप बोलोगे विल्डरनेस फॉरेस्ट। कल की डेट में किसी प्राइवेट कंपनी का दिमाग घूम गया, सरकार ने बोला जाओ पेड़ काट दो, पूरा पेड़ काट के सपाट जमीन बना दी, तो क्या बन गया? प्लेन बन गया भाई वो, ठीक है ना। तो लैंडफॉर्म्स को जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने हिसाब से चेंज भी करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे, अपनी जरूरत के दम पे। ये जो जरूरत से ज्यादा चेंज कर रहे हैं ह्यूमंस, उसकी वजह से सारा का सारा डिजास्टर हो रहा है आज की डेट में। फिर आप देखो, गांव हैं, शहर हैं, सड़कें हैं, रेलवेज हैं, पोर्ट्स हैं, मार्केट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किए हैं। और ये जो क्रिएशन है ये एक दिन में नहीं हुआ, ये हजारों सालों में हुआ है। जैसे जैसे इंसान का कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, और कल्चरल डेवलपमेंट से ज्यादा उसका जब इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, तब उसको चीजें समझ में आई कि भाई क्या क्या चीजें निकल के आ सकती हैं। और इन कल्चरल रिलेशंस के चलते, उसके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते, और फिजिकल एनवायरनमेंट जिस हद तक उसको परमिशन देता है चीजों को बदलने के लिए, तो फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल फीचर्स के बीच में रिलेशन देखा। उस रिलेशन के दम पे हमने आसपास की जगहों से अपने लिए रिसोर्सेज निकालने शुरू किए, या आसपास की जगहों पे जितना हो सका उनको बदल के अपने लिए चीजें बनानी शुरू की। यहाँ पे ह्यूमंस की क्रिएटिव स्किल्स, टूल्स, टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें लगी हैं। तो कल्चर डेवलपमेंट मतलब जितनी तेजी से एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई, उतनी तेजी से उसने आपको इकोनॉमिकली डेवलप किया, अपनी ज्योग्राफी को डेवलप किया। फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए इंग्लैंड की, तो यॉर्कशायर, लंदन के आसपास की जो जगहें थी, मैनचेस्टर, वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 में आ गया। इंडिया में 1947 तक नहीं आया, उसके बाद आया। अब उसकी बहुत सी वजहें थी भैया, वो कल्चरली ज्यादा डेवलप हो गया, हम कल्चरली पिछड़े थे, तो अंग्रेजों ने आके हमको गुलाम बना लिया, हम अपनी प्रोग्रेस को कर ही नहीं पाए। तो जो चीज इंग्लैंड ने 1750 में कर ली, वो हम 1950 के बाद करना शुरू करेंगे, तो उनसे कैसे कंपीट करेंगे? तो किसी भी एक जगह की ज्योग्राफी, कुल मिला के कहने का मतलब है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। और किसी एक जगह की ज्योग्राफी को पूरी तरीके से काम में लगाने के लिए एक इंसान का टैलेंट, उसका दिमाग, उसके साइंटिफिक एम्पावरमेंट, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है दोस्तों,
तो बेसिकली ज्योग्राफी क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये निकल के आती है इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इट कैन बी सेड दैट ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का डिस्क्रिप्शन कर दिया, लेकिन ज्योग्राफी में बहुत प्रकार की ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, मतलब कि आपने फीचर्स ऑफ द अर्थ को प्रयोग करके अपने लिए किस तरीके से इंप्लीमेंट किया, इस ये भी ज्योग्राफी का एक फैसेट है। तो सिंपल शब्दों में ज्योग्राफी को डिसाइड करना, डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। ज्योग्राफी को पहली बार कॉइन किसने किया था, ये शब्द किसने बनाया था, तो इराटोस्थेनीस करके एक स्कॉलर है, ग्रीक स्कॉलर, 276 से 194 बीसी में एक्टिव थे। इन्होंने ज्योग्राफी नाम का शब्द बनाया दो ग्रीक शब्दों से, एक तो जियो जिसका मतलब है अर्थ, दूसरा है ग्राफोस मतलब जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन। ग्राफ पेपर देखा है ना आपने, तो ग्राफ पेपर में आप क्या करते हो, दो डायमेंशंस पे चीजों को प्लॉट करके उसको डिफाइन करते हो कि भाई ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ग्राफोस भी आपको ज्योग्राफी में आ गया। ओके, तो कुल मिला के भैया बिल्कुल डिटेल्ड और एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन करते हो आप पृथ्वी का, तो वो कह रहा है तो सॉरी अर्थ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोगों को लगता है कि जो अर्थ है केवल ह्यूमन बीइंग की जगह है, बट ऐसा है नहीं। हाँ, बट ये कह सकते हो कि आप पृथ्वी पे जो डोमिनेंट फॉर्म है वो ह्यूमन बीइंग्स है। ह्यूमन बीइंग्स के पास इतना दिमाग है कि उन्होंने ज्योग्राफी को इस हद तक अपने फेवर में इस्तेमाल कर दिया कि सब कुछ उनके हिसाब से चलता है, जानवर जानवर सबको कोलोनाइज करके रख दिया है। आप सोचो आज की डेट में अगर आप आज से 70 साल पहले चले जाओ तो इंसान को कोलोनाइज करता था, तो अंग्रेजों ने आए और इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया और खूब इंडिया को उन्होंने रगड़ के रखा, बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया, सारा पैसा लूट ले गए। आज की डेट में हम जानवरों को कोलोनाइज ही तो कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स ने जो जानवरों को आज की डेट में कर रखा है वो क्या है, कोलोनाइजेशन है। अब किसने हक दिया कि आप पकड़ के जानवर को मार दो, ठीक है ना, खा लो उसको, लेकिन आप ये क्यों कर रहे हो, चूंकि आप एक डोमिनेंट रेस हो। अगर हम एक इंफीरियर रेस होते और हमसे कोई डोमिनेंट रेस होती तो वो शायद हमारे खिलाफ ये करती। ये अंग्रेज जो हमको दबाते थे गुलाम बना के, रेस के बेसिस पे तो दबाते थे। कुल मिला के मैं ये एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूं दोस्तों ताकि एक बात समझ पाओ, ज्योग्राफी जो आप पढ़ते हो ना उससे बहुत ज्यादा है। हम तो जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो बहुत बेसिक ज्योग्राफी है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कि जो रियलिटी है हमारे चारों तरफ की वो बहुत ज्यादा मल्टीफेसेटेड है, और अर्थ ये बहुत हद तक मल्टी डायमेंशनल है। तो अगर अर्थ में जो कुछ भी हो रहा है उसको आपको समझना है तो आपको ज्योग्राफी नहीं बहुत से और डिसिप्लिन नेचुरल साइंसेस के समझने पड़ेंगे। आपको जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, इंटीरियोलॉजी, ये सब समझना पड़ेगा। जियोलॉजी मतलब जमीन के जो लैंड फॉर्म्स है उनकी स्टडी। पेडोलॉजी मतलब सॉइल के फॉर्मेशन की साइंस को पढ़ना कि भैया ये जो आपका मिट्टी है ये कैसे बनती है, इसको पढ़ना, इसको बोलते हैं पेडोलॉजी। ओशनोग्राफी बहुत सिंपल है, ओशंस को पढ़ना। बॉटनी मतलब प्लांट्स को पढ़ना। जोलॉजी मतलब जानवरों को पढ़ना। मीटरोलॉजी मतलब म्यूटियोर्स और जो आपके एस्टेरॉइड्स, इन सबको पढ़ना, ठीक है दोस्तों। फिर भाई इन सब चीजों को आप पढ़ो और उसको एसोसिएट करो किसके साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, हिस्ट्री के साथ। अब देखिए जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, नोचोलॉजी ये बिल्कुल ही नेचर से रिलेटेड है, तो नेचुरल साइंसेस बोला जाता है इनको। जब इन चीजों को आप मिला देते हो उन साइंसेस से जो कि ह्यूमंस ने डेवलप की, कल्चरल साइंसेस, सोशल साइंसेस, तो इकोनॉमिक्स ह्यूमंस की डेवलप की हुई है, हिस्ट्री एक जगह की ह्यूमंस की डेवलप की हुई है, सोशियोलॉजी ह्यूमंस की डेवलप, पॉलिटिकल साइंस ह्यूमंस, एंथ्रोपोलॉजी एक इंसान की स्टडी तो ह्यूमंस की डेवलप की गई है। तो भाई जब आप नेचुरल साइंसेस की स्टडी को सोशल और कल्चरल साइंसेस की स्टडी के साथ जोड़ोगे और उसके साथ आप ज्योग्राफी को मिक्स करोगे तो ही समझ पाओगे कि इस धरती में क्या हो रहा है, धरती में क्या हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो भाई ज्योग्राफी is different from other sciences in its subject matter and methodology, but at the same time it is closely related to other disciplines. Geography derives its database from all natural and social sciences and attempts their synthesis. तो मतलब कि सारी नेचुरल साइंसेस से, सारी सोशल साइंटिस्ट से डाटा आया, उसको मिलाया और ज्योग्राफी ने उसको मिला के हमारे सामने एक ऐसे फॉर्म में रखा कि हम उसके थ्रू आई गई इंफॉर्मेशन को भैया अपने डेली मर्रा में लगा के कुछ ना कुछ नया और यूजफुल बना सकते हैं। ये है पूरा का पूरा दोस्तों आपका एनालिसिस। पहली वीडियो थी दोस्तों, जल्दी मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। वीडियो की आप स्पीड थोड़ी धीमी है तो मैं तेज करूंगा, सॉरी फॉर दैट। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिला होगा।